एस्पायरेंट्स द्वारा आर्गुमेंट्स को कुल 6 भागों में वर्गीकृत कर केट में प्रस्तुत किया गया, जो कुल 72 पेजों का था, जिसमें रिजोइंडर, एफिडेविट, आरटीआई से संबंधित, आंसर क्यू से संबंधित, सीसेट के आंसर क्यू से संबंधित, रॉन्ग आंसर्स क्यू और आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस से संबंधित आर्गुमेंट्स दिए गए हैं। जो महत्वपूर्ण आर्गुमेंट दिए गए हैं उसमें से पहला था कि सीसेट का पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है, इसीलिए इसमें एक्सपर्टीज़ की डिमांड नहीं होती, अर्थात सिंपल मैथ और इंग्लिश जानने वाला भी ऐसे पेपर में क्वालिफाई कर सके। लेकिन 2023 के सीसेट का पेपर जो है एक्सपर्टीज़ की डिमांड करती थी। ये उन्हें लाभ पहुंचाती थी जिनका बैकग्राउंड जो है टेक्निकल रहा हो या मैथ बैकग्राउंड से संबंधित थे। और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वे केट के एग्ज़ाम के, आईआईटी, जेई के तथा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस जो 11th क्लास के सिलेबस से ही स्टार्ट होते हैं, इन सब आर्गूमेंट्स को शामिल किया गया है। तथा यूपीएससी द्वारा दिए गए आर्गूमेंट कि यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके जवाब में कहा गया कि उन्हें क्वेश्चन पेपर सेट करने का विवेकाधिकार दिया गया, डिस्क्रिप्शन है, लेकिन यह जो है जुडिशियल रिव्यू से इसको इम्यून प्राप्त नहीं है। और इसमें एक मामले को रेफरेंस के रूप में यूज किया गया है, जो यूपीएससी वर्सेस ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तवा का मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी के मामले में निर्णय दिया था। इसके माध्यम से यह काउंटर आर्गूमेंट दिया गया। वहीं कॉम्प्रीहेंशन में यह प्रायः देखा गया है कि किसी आर्टिकल के किसी एक भाग को यूपीएससी कॉम्प्रीहेंशन के रूप में देती है, जबकि जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस कॉम्प्रीहेंशन के दूसरे पैसे से पूछा जाता है, जो उस पेपर में उस भाग को शामिल भी नहीं किया होता है। तो ऐसे में उत्तर देना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और इसी में जो है एक जजमेंट का जिक्र किया गया है, जो गुंजन सिंह जैन वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली 2012 के मामले में यह कहता है कि द क्वेश्चंस मस्ट बी क्लियर एंड प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन लीडिंग टू द एप्रोप्रिएट आंसर। अर्थात प्रश्न इतना पर्याप्त होना चाहिए, पैसेज में इतने इंफॉर्मेशन दिए जाने चाहिए ताकि वो एप्रोप्रिएट एक सही उत्तर, निश्चित उत्तर आ सके उसका। इसी में आर्टिकल 14 का जिक्र किया गया है, जो समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, क्योंकि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के विद्यार्थियों के लिए यह सीसेट का पेपर एक जैसा नहीं था। वहीं वल्नरेबल सेक्शन के लिए ऐसे पेपर डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि वल्नरेबल सोसाइटी के बच्चे बहुत ही ज़्यादा सुवेद्य होते हैं और उनको ना तो प्रॉपर कोचिंग मिल पाती है, वे आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े होते हैं। अगला आर्गुमेंट पीडब्ल्यूडी छात्रों से संबंधित है। 2022 के ही एग्जाम्पल से समझाया गया है कि जीएस पेपर में जो कट ऑफ है वह 25% है, जबकि सीसेट के पेपर में उन्हें 33% मार्क्स लाने पड़ते हैं। अब जबकि जीएस पेपर 1 क्वालिफाइंग पेपर नहीं है, या इससे मेरिट डिसाइड होता है, और मेरिट पेपर का जो मार्क्स है वह सीसेट से, क्वालिफाइंग पेपर से कम है। तो यह एक कॉन्ट्रास्ट यहाँ नज़र आ रहा है। और पीडब्ल्यूडी छात्रों के लिए सीसेट का पेपर में 33% लाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस विरोधाभास को समाप्त करने की आवश्यकता है तथा सबको एक लेवल में लाने के लिए भी सुधार अपेक्षित है। वहीं जितेंद्र कुमार वर्सेस हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन 2012 के मामले के अनुसार आंसर क्यू जारी करने संबंधी आर्गुमेंट्स पेश किए गए हैं, क्योंकि 2012 में ही इसे नेचुरल जस्टिस का पार्ट माना गया है। जब सही समय पर आंसर क्यू जारी नहीं होता है तो विद्यार्थियों के मन डॉट कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आंसर क्यू समय से जारी करना आवश्यक है, और इस मामले के संदर्भ से यह आर्गुमेंट काफ़ी मजबूत बन जाता है। वहीं गुंजन सिन्हा जैन वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के मामले में, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट में जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम हुआ था, उस वक्त कई क्वेश्चंस जो है सिलेबस से बाहर पूछे गए थे। और उस समय जो सिलेबस से बाहर क्वेश्चन पूछे गए थे, इस सिलेबस से बाहर पूछे गए प्रश्नों के आधार पर किसी भी विद्यार्थियों को उस वक्त क्षति नहीं हुई थी और विद्यार्थियों को इन प्रश्नों से राहत प्रदान किया गया था। उसी तरह का राहत फिर से मांग की गई है। वहीं पर 16,000 रिप्रेजेंटेशंस स्टूडेंट द्वारा यूपीएससी को भेजा गया था। अब यूपीएससी ने क्या है कि एक सप्ते में ही उन्होंने यह दावा किया कि हमने यह रिप्रेजेंटेशन सारे देख लिए हैं। अब अगर हर दिन के हिसाब से जोड़ा जाए तो प्रतिदिन उन्हें 2300 रिप्रेजेंटेशंस देखने हुए होंगे, तभी वो 7 दिन में सारे देख लिए होंगे, जबकि यह इम्पॉसिबल है। उनके पास कोई
सुपर नेचुरल पावर तो है नहीं कि एक दिन में इतने सारे रिप्रेजेंटेशंस, इतने सारे फाइल्स को देख सके। तो इसका सीधा सा अर्थ निकलता है कि इन 16,000 रिप्रेजेंटेशंस को इन्होंने कचरे के पेटी में डाल दिया। साथ में यह भी कहा गया कि यह सिर्फ 16-17 लोगों का विरोध नहीं है, पिटिशंस उन्होंने फाइल किया, लेकिन हर एक विद्यार्थी, नॉट एवरी कैंडिडेट कैन अप्रोच द कोर्ट। तो इसका मतलब यह नहीं है कि अगर हर विद्यार्थी के पास लीगल असिस्टेंस, लीगल पावर नहीं है, क्षमता नहीं है, वह कोर्ट नहीं आ सकता है। इसका यह मतलब नहीं है कि केवल 17 लोगों का ही यह विरोध है, यह असंतोष है। अब यूपीएससी ने अपने आर्गूमेंट्स में यह कहा था कि जो दावा किया गया है ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड का इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है, वह गलत दावा है। लेकिन इस बार इसके काउंटर आर्गूमेंट में यह कहा गया कि जो यूपीएससी क्लेम कर रही है कि ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के बच्चों का बहुत अधिक मात्रा में सिलेक्शन हुआ है प्रीलिम्स में, तो वो किसी तरह का सपोर्टिंग एविडेंस दे क्यों नहीं रही है। और दूसरी बात, कई विद्यार्थियों ने आरटीआई फाइल किया था यूपीएससी में, और इस सीसेट से संबंधित क्वालिफिकेशन के कितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं उससे संबंधित आंकड़े मांगे गए थे। उन्होंने क्या जवाब दिया कि जो आंकड़े हैं वह कंपाइल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। अब पहले ऊपर क्या कह रही है कि बहुत सारे विद्यार्थी पास हुए हैं इसलिए आपका दावा गलत है, और नीचे कह रही है कि हमने तो अभी तो डेटा कलेक्ट ही नहीं किया, पूरा बिखरा हुआ डेटा है। अब यूपीएससी कहना क्या चाह रही है, अपने ही बातों में विरोधाभास दिखा रही है। या तो उनके पास डेटा है लेकिन वो देना नहीं चाहते हैं, और आरटीआई में स्पष्ट जो है हम जो विद्यार्थियों के और नागरिकों के अधिकार होते हैं उसको वायलेट कर रही है। अगर ऊपर के हिसाब से अगर उनके पास आंकड़ा है और नीचे वाले आरटीआई के हिसाब से नहीं दे रही है तो इसका सीधा सा अर्थ यही बनता है। और अगर नीचे वाला तथ्य सही है कि आरटीआई में जो जवाब दिया गया है कि डेटा कंपाइल फॉर्म में नहीं है, तो इसका सीधा सा मतलब बनता है कि जो ऊपर कहा गया है कि जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के विद्यार्थी हैं उनका बहुत मात्रा में सिलेक्शन हुआ, उसमें कुछ त्रुटि है और इसीलिए उन्होंने कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एविडेंस प्रस्तुत नहीं किया है। तो इसे एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट के रूप में फिर से पेश किया गया है। और यह आरटीआई का जवाब जो यूपीएससी ने एक एस्पायरेंट्स को दिया है कि डेटा हमारे पास कंपाइल फॉर्म में नहीं है, इसे भी एविडेंस के रूप में कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। साथ में एक केस स्टडी के रूप में कि क्वेश्चन ड्रॉप किया गया जबकि इसका करेक्ट आंसर डी निकलता है, इसमें किसी तरह की खामी नज़र नहीं आ रही है इस प्रश्न में। और क्यों इसे ड्रॉप किया गया है, यूपीएससी ने कोई आर्गूमेंट भी पेश नहीं किया गया है इसे खारिज करने के पीछे, तो ऐसे में यह काफ़ी डिबेटेबल हो जाता है। और इसके कारण हुआ क्या है कि इस छात्र ने उस ड्रॉप किए हुए क्वेश्चन का आंसर डी टिक किया था, और अगर यह क्वेश्चन ड्रॉप नहीं होता तो इसका जो सीसेट है वह क्वालिफाई हो जाता और 2022 में यह लड़का मेंस लिख रहा होता। अर्थात यूपीएससी के मनमानी के कारण इस विद्यार्थी का जो है सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पाया। इसे आर्गूमेंट के रूप में और एविडेंस के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही हम लोगों ने अन्य आर्गूमेंट्स पर पिछली वीडियोज में डिस्कस कर लिया है। इसके साथ ही आज यहीं तक, धन्यवाद।